नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की भी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। बेहतरीन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं आपको सिलेबस के अनुसार, और आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन होते हैं वही टेस्ट यहाँ पर लाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से आप हिंदी की नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपका मंडी परिषद का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हमारे 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ललित कला अकादमी जो कि स्थित है कहाँ पर, ए नंबर होगा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 को। ठीक है, 1962 को हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ये आपकी स्थापना हुई थी ए नंबर आपका 1975 में। अगर बात करते हैं इसकी, तो पहले भारतीय नाट्य केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये 1981 में भारतीय नाट्य अकादमी के रूप में इसे जाना लगने लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि ये भी हमारा यूपी से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया भी है, करंट से भी आया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पर की जा रही है, आपकी की जा रही है रामपुर में। ठीक है, कहाँ पर की जा रही है, रामपुर में की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। तो अभिनव विद्यालय जो कि समाजवादी है, और ये खोला गया था आपका 23 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 23 अप्रैल 2016 को, और ये कहाँ पर खोला गया था, आपका ए नंबर होगा इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में खोला गया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अखिलेश यादव जी थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया आपका ए नंबर होगा यहाँ पर, जो कि नहीं, बी नंबर होगा आपका चित्रकूट में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, चित्रकूट में किया गया था। ठीक है, चित्रकूट में, लेकिन इसकी कमेटी जो गठित हुई थी वो आपकी लखनऊ में थी, और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा उस समय इसकी स्थापक अर्थात प्रस्तावक के रूप में प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था कुंडलग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में आपका कुंडलग्राम होता है। और बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार को, इसका 57 नंबर। तो इसका आपका होगा यहाँ पर ए नंबर, आपका मौर्य वंश ने किया था। ठीक है, मौर्य वंश। बात करते हैं कि महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और इसके बाद महापद्मानंद के 8 पुत्रों ने शासन किया बाद में, जो कि अंतिम शासक होता घनानंद था। ठीक है, घनानंद को हराकर फिर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसी के संबंधित है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कई बार आपकी क्वेश्चन पूछा गया है। ए नंबर होगा आपका विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। और ये किसके समकालीन थे, तो गुप्तकालीन थे। ठीक है, गुप्तकालीन थे। और कई हमारे यहाँ पर लिखे, जैसे कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित कादम्बरी। ठीक है, तथा कल्हड़ ने राजतरंगी लिखी थी। सब ये पुस्तकें हमारे कब की हैं, गुप्तकालीन है। ठीक है, गुप्तकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर किया था जो कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। ये सबसे बड़ी विशेषता थी उनके समय की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1855 में संथाल, ठीक है, संथाल एक जनजाति है, तो 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, सी नंबर होगा आपका मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो को हराया था। ये 55-56 की बात हो रही है, 1855-56 की बात हो रही है। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र जो है उसी के रूप में जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी।
तो ये स्थापना की गई थी आपकी सी नंबर आपकी जो कि 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में यहाँ पर किया था। और इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को भी जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आपकी इससे संबंधित है। ए नंबर होगा वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, अर्थात यह बोला जाता है कि घेरे की नीति जो कि 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू रही थी। इस नीति में मुख्यतः वारेन हेस्टिंग और विलेजनी संबंधित थी। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। विलेजनी के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन भी आया था, ठीक है, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री इनकी है। और अगला क्वेश्चन आपका है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों में वार्ताएं की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन जब भारत आया था और लॉर्ड वेवल से संबंधित जो भी बातें हुई थी वो हमारे कौन से अध्यक्ष थे? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, कौन हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आज़ाद उपनाम धारण किया था, ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था थी इनकी, आपको याद रखना है, 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आज़ाद उपनाम धारण कर लिया था। और इन्होंने 35 वर्ष की आयु में आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे और पद ग्रहण करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो अभ्रक उत्पादन करता है आपका बी नंबर बिहार करता है। लेकिन यहाँ पर बिहार ऑप्शन में है इसलिए सही किया गया, वैसे आपका झारखंड, क्योंकि झारखंड कहाँ से निकल के गया है? बिहार से, इस कारण आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्रम बोले कि क्रम के हिसाब में तो झारखंड होता है, ठीक है, और इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश होगा, राजस्थान, ये क्रमशः आपके नंबर में होते हैं। आपसे पूछा है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा आपका वो दिन होता है 22 दिसंबर को। आप ये सोचिए कि 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है, दिन आपका क्या होगा? छोटा होगा। अगला है सूर्य ग्रहण। तो एक कॉन्सेप्ट होता है समा, क्या होता है? समा, अर्थात जब चंद्रमा क्या होता है? बीच में होती है, पृथ्वी कॉर्नर पे, सूर्य भी कॉर्नर पे। और शाम, अर्थात शाम को लिख देंगे तो यह हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी क्या हो गई? सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो गई। यहाँ पर ए का मतलब होता है, ए मतलब पृथ्वी से संबंधित है। चलो, यहाँ पर दिया है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती हैं? तो ये चंद्रमा के कारण उठती हैं। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास में है, इसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से कई गुना ज़्यादा है, इस कारण चंद्रमा के कारण इस जो महासागरीय तरंगे उठती हैं, ऊंची तरंगे, इसी कारण है। अगला है यहाँ पर आपका 2011 होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर आपकी कहाँ पर होगी? यहाँ पर सी नंबर जो कि बिहार है, ठीक है, बिहार में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये आपका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा डी नंबर, अर्थात 1921, ठीक है। ये है क्यों? तो ये समझिए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 के वर्ष को महाविभाजन कहते हैं। माना जाता है कि 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर 0.31 की कमी थी। इसके बाद 1911 में 5.75 तथा बाद में क्रमशः ये वृद्धि दर लगातार बढ़ती चली गई। इस कारण होता है कि परिवर्तन, हमारा विभाजन वर्ष यही होता है। अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता या से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, आपका 19 जो है 19 पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। तो पहला आपका होता है प्रेस या मीडिया, या कह सकते हैं फोर्थ स्टेट की यहाँ पर स्वतंत्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा हो सकती है, क्योंकि संसद में आपके दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत पारित हो जाने पर यहाँ पर राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। अगला है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक है? अर्थात जो सीटें हमारी इस समय हैं वर्तमान में, जो कि लोकसभा में आपकी कितनी यहाँ पर 545 और आपकी 245 आपकी राज्यसभा में, तो ये कब तक बिल्कुल यथावत रहेंगी 1971 के अनुसार? तो 2026 तक आपकी यही बनी रहेंगी, अर्थात जितनी सीटें आपकी हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगला बात करते हैं यहाँ पर
भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री मुखिया किसके हैं? तो ये होगा आपका बी नंबर, अर्थात केंद्रीय सरकार के हैं। ठीक है, किसके हैं? केंद्रीय सरकार। आप सबको पता है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र की सरकार तथा राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, अतः प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। अगला है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष आपका था यहाँ पर बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता आपका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर, अर्थात बलवंत राय मेहता की स्थापना जो समिति की गई थी, आपकी की गई थी 1957 ईस्वी में स्थापना की गई थी इस समिति में। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बताया था, कई प्रकार से बताया था, जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी, मतलब कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना बताया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है आपका, वो आप हो जाएगा आपका, जो कि सी नंबर है आपका, बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। अगला दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये का क्या किया जाता है आपका, यहाँ पर देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात यहाँ पर CSO के द्वारा किया जाता है। बात आती है कि जो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को यह एक असंवैधानिक निकाय के रूप में किया था। स्वयं प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो कि मुख्य स्रोत है, वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र, आपको बताना है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या, आपको कमेंट करके बताना है। अर्थात भारत अपनी जो आय निकालता है, अर्थात स्रोत कैसे है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, अगला दिया गया है यहाँ पर कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? सी नंबर आपका यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर राजा जो कि दिया है मनमोहन सिंह। ठीक है, किसको दिया जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत के उदारीकरण की शुरुआत जो कि 1992 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहे थे और भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसका परिणाम यह है कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, छठी व्यवस्था आपकी वर्तमान में आपकी कैसी हो गई यहाँ पर, छठी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, छठी अर्थव्यवस्था है और बनने वाला है आपका कुछ समय बाद का आपकी तृतीय व्यवस्था बनने वाला भी है। चलिए, अगला है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। ठीक है, कर्नाटक करता है और भारत में कहवा की जो खेती होती है दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है। ठीक है, कर्नाटक जो 68% कहवा उत्पादन करता है। ठीक है, और प्रथम स्थान पर है, और केरल 21% करता है, साथ ही द्वितीय स्थान पर है, तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है। चलो, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति जो कि यहाँ पर है उपकरण नहीं है, राजकोषीय नीति नहीं है यहाँ पर, तो राजकोषीय नीति आपका नहीं होगा आपका ब्याज दर। ठीक है, कौन नहीं है यहाँ पर? ब्याज दर नहीं, अर्थात ब्याज दर RBI की मौद्रिक एवं खास नीति का उपकरण है, जबकि प्रश्न के अन्य जो विकल्प दिए हैं आपको राजकोषीय नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा? सही जवाब फ्रेंड्स आपका कह सकते हैं कि इसका आपका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, अर्थात आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना ये आपका नहीं है। अगला है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार हैं। तो वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार आपके हो जाएंगे यहाँ पर क्या, जो कि आपको दिया है यहाँ पर, आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी देश आपका कौन सा नहीं हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर आपका जापान जो है ना, वो आपका स्थायी सदन नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है। तो स्थायी सदस्य है कौन? तो देखिए, स्थायी सदस्य आपके यहाँ पर 5 हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड तथा चीन। ठीक है, और जापान आपका अस्थायी है। अगला है कि अंकुरण प्रतिरोधित होता है, अंकुरण
प्रतिरोधित होता है, तो ये क्या होता है आपका, यूवी प्रकाश से होता है, यूवी प्रकाश से होता है आपका, ठीक है। जो लाल प्रकाश होता है अंकुरण को बढ़ावा देता है, जबकि यूवी प्रकाश होता है तो अंकुरण को प्रतिरोधित करता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो लहसुन की खेती के लिए मानी जाती है आपकी जो कि बलुअर जो दोमट होती है, बलुअर दोमट मिट्टी यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक मिट्टी जो होती है इसी के लिए उपयुक्त होती है। अगला है अमरूद लगाने की औसत दूरी। हाँ, आप लोगों को बता दें कि आपके एग्जाम में यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अमरूद लगाने की जो औसत दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है, तो आपका हो जाएगा 6 × 6, मतलब 6 मीटर की दूरी पर अमरूद लगना चाहिए। 6 मीटर यहाँ, फिर 6 यहाँ, फिर 6 यहाँ, इस प्रकार से लगना चाहिए। और अगर बात करें अनार तथा अंजीर तो 5-5 मीटर होता है, आंवला 8-8 मीटर में होता है, आम का आपका 10-10 मीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। 5-5 मीटर किसका हुआ, 5-5 मीटर हुआ आपका अनार अंजीर। अमरूद लगाना है आपको तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अमरूद लगाने के लिए 6.25 हो जाएगा। और आंवला की बात करें तो आंवला आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आंवला होगा आपका 8.8 और आम हो जाएगा आपका 10 × 10, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जब एक पौधे पर नर एवं मादा फूल अलग अलग होते हैं कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो बी नंबर आपका हो जाएगा मोनोसियस, अर्थात जब नर और मादा फूल पौधे पर अलग अलग होते हैं उसे मोनोसियस कहते हैं। जबकि डायोसियस में नर और मादा फूल 2 पौधों पर अलग अलग पाए जाते हैं। अगला है कि C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद है, तो C3 पौधा यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात यहाँ हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये आपका सही जवाब होगा। इसके बाद आपका जो IQ है हमने बता दिया कि IQ के ऊपर डिपेंड होते हैं आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं क्वेश्चन है, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपकी पुत्री की शादी हो रही है, आपके पड़ोसी जिसके पास आपका मतभेद है और जिनसे कई बार घरेलू झगड़ा भी हो चुका है, उन्हें शादी का कार्ड देने के संबंध में आपका निर्णय क्या रहेगा, क्या आप सोचें उन्हें आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में आपसे, तो आप क्या करेंगे, खुद कार्ड लेकर जाएं, उन्हें निमंत्रण में जाना चाहिए, अर्थात खुद कार्ड लेकर उन्हें निमंत्रित करने जाना चाहिए, ये करना चाहिए। अर्थात पॉजिटिव सोच आपको रखना चाहिए, निगेटिव सोच आपको नहीं रखना चाहिए एग्जाम के हिसाब में, ठीक है। वैसा आप क्या करते हैं आपकी मर्जी। ऐसे दूसरा आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपको उसी से संबंधित है, और तीसरा भी क्वेश्चन आपका उसी से संबंधित है, आपके IQ से है, ठीक है। चौथा भी है, और आपका यहाँ पर दिया है 95 क्वेश्चन, प्रशासनिक क्षेत्र में प्रभावपूर्ण संचार को क्या कहा जाता है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में जो प्रभावपूर्ण संचार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो बी नंबर होगा जीवन रक्त, ठीक है, जीवन रक्त कहा जाता है, जीवन रक्त। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा जो कि कोबोल एवं फोर्ट्रान का मिश्रित है, तो ये आपकी मिश्रित हो जाएगी यहाँ पर डी नंबर, अर्थात PL फर्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य जो कि किस उच्च स्तरीय भाषा जो कि HL को भविष्य की बेसिक भी कहा जाता है, तो भविष्य की बेसिक जो कहा जाता है आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका दिया है PL, ठीक है। कौन सा दिया है, PL कहा जाता है। और 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को फोर्ट्रान और एल्गोल पास्कल आदि के सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, अर्थात इनको जैसे सीख सकते हैं तो कैसे सीख सकते हैं, तो आगो आपका इसे बेसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि 99 क्वेश्चन आपका है, वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा, अर्थात आपको कंप्यूटर अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। कंप्यूटर आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वर्ड स्टार के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट जो फाइल होती है को बना एवं एडिट एवं प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वर्ड स्टार टेक्स्ट किस कमांड द्वारा एक लाइन ऊपर जाता है, अर्थात देख सकते हैं कि वर्ड स्टार टेक्स्ट जो होता है तो किस कमांड द्वारा था, कौन सी आपको यहाँ पर की यूज करना होगा जिससे कि आपका जो कमांड द्वारा एक लाइन ऊपर जाया सकता है, यहाँ पर होगा आपका बी नंबर, अर्थात जो जेड है आपको जेड के द्वारा आपको यहाँ पर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हमारे वीडियो लगातार यहाँ पर डाले जा रहे हैं और यहाँ पर ढेर सारे सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ रहे हैं।
सभी लोगों को सहयोग मिल रहा है, सभी बच्चे वीडियो शेयर भी कर रहे हैं और साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप प्लेलिस्ट के अनुसार देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो कि सभी कराए गए हैं। मंडी परिषद की वीडियो यहाँ पर आपके पड़े हुए हैं और यहाँ पर सभी वीडियो आपके यहाँ पर डाल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी स्पेशल भी है, लेखपाल भी है, बेसिक शिक्षा भी है, आपकी ज्योग्राफी भी है, मंडी परिषद भी है, ढेर सारे आपकी वीडियो हैं। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। और समय का आप दुरुपयोग मत करिए, जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर सब सिलेबस को कवर करिए और प्रैक्टिस लगाइए। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।